हाँ तो चलो करते हैं स्टार्ट। आ गए होंगे सारे। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आप सभी को। और आज से पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है लड़कियों के लिए। अब करो करो शिव जी की पूजा, मिलेगा अच्छा सा वर। चलो देखो, आज के लिए, अब लड़कों के लिए बोल रहा हूँ ये लाइन, खासकर लड़कों के लिए है कि पढ़ाई कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि हर किसी को बाप की जायदाद है ना, वो रियासत में नहीं मिलती। अपने किसी के पापा ऐसे नहीं है, आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप 2 4 5 10 करोड़ की जायदाद छोड़ के नहीं जाते हैं। तो बस अपनी जायदाद अपने पास, अपनी किताबें हैं, वही है। पढ़ लो, क्या पता ये मौका वापस मिले या नहीं मिले। एक बार गया हुआ समय वापस कभी नहीं आता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आज थोड़ा सा अपन ने पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न इस प्रकार चेंज किया है कि अपन यहां से देखेंगे पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने के बाद फिर इसके इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बैकग्राउंड में न्यूज है ना, वो बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली पढ़ लेंगे, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। देखो आज का पहला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किस हथियार को लंदन से भारत वापस लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वागनक, बी है तलवार, सी है बंदूक और डी है नौबदिश। अब थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं, उसके बाद में इसका आंसर देखते हैं। देखिए आपको जो फोटो में दिख रहा है, ये हथियार है वागनक। बाघ के जो पंजे हैं उनके समान एक हथियार था। इसी हथियार से शिवाजी ने, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने अफजल खान की हत्या करी थी। किसकी? अफजल खान की। क्या हुआ था 1659 में? शिवाजी और जो बीजापुर साम्राज्य के बीजापुर के सुल्तान थे, उनके बीच में युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध के समय बीजापुर का जो सेनापति था वो कौन था? अफजल खान। अफजल खान धोखे से शिवाजी को मारने के लिए एक योजना बना रहा था। इस योजना का पता शिवाजी को चल गया। शिवाजी को अफजल खान ने मिलने के लिए बुलाया और सोचा कि धोखे से मार देंगे। शिवाजी महाराज की योजना पता था, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और वे आ गए। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगा के मारने की कोशिश करी, उससे पूर्व ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट चीर दिया था। किस हथियार से? इस वाघ नख से। ठीक है, तो ध्यान रखना 205 साल पहले जेम्स ग्रांट टफ बाघ नख को इंग्लैंड लेकर गए थे। देखो इंग्लैंड से एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स ग्रांट डफ। इनको ब्रिटेन से भारत में नियुक्त किया गया था। किस पद पर नियुक्त किया गया था? देखो ये थे सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनकर आए थे। कब? 1818 में। जैसे ही एजेंट बन के आए, जब ये वापस जा रहे थे या एजेंट बन के जब भारत आए, तो उन्हें वाघ नख क्या था? उपहार में दिया गया था। यानी गिफ्ट में कौन सा हथियार दिया गया था? ये शिवाजी का वाघ नख। ठीक है, इसके बाद में ये जब वापस गए 1824 में, तब ये ब्रिटेन ले गए और तब से लेके अब तक ये 2024 तक ये कहाँ था? ब्रिटेन के लंदन संग्रहालय में था। इन्हीं के परिवार वालों ने इसको संग्रहालय में भेंट कर दिया था। उसके बाद में ये वहीं था। 2023 और 2022 से ही महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार दोनों इसको वापस लाने के लिए प्रयासरत थी। इस वजह से इसके बारे में ध्यान रखना। देखिए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन मराठा साम्राज्य के बारे में, क्योंकि ये यहाँ पे चर्चा में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली बात, मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य के संस्थापक है वीर शिवाजी। ठीक है, आगे देखिए शिवाजी का जो जन्म है 16 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई। इनकी माता का नाम पूछा गया है एग्जाम्स में, तो माता का नाम ध्यान रखना। अंतिम बात, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? पूर्णदेव। और इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो सिख धर्म के गुरु रामदास थे। ठीक है, गुरु रामदास का प्रभाव इनके आध्यात्म पे पड़ा है। तो ये शिवाजी के बारे में बातें थी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले अब आज की जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर देखिए, क्या था? वाघ नख। शिवाजी महाराज के किस हथियार को वापस लंदन से लाया गया है? वाघ नख को। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की पीएम का नाम क्या है? अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों इसको लाया गया है? क्योंकि बांग्लादेश पिछले 10-15 दिन से चर्चा में रहा है, बहुत अच्छे से चर्चा में रहा है। क्यों? वहां पे ग्रह, वहां का जो पूरा का पूरा बांग्लादेश का आंतरिक जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा गया है एक आरक्षण की वजह से। चर्चा करते हैं, देखो क्यों है। तो इसकी वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो शेख हसीना। देखिए बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन आपको जैसे फोटो में दिख रहा है, पिछले 15 दिन से बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है ये फोटो। ठीक है, देखो अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए बांग्लादेश में नौकरियों में 56% आरक्षण दिया गया है। इस 56% आरक्षण में क्या किया गया है?
कि 30% जो आरक्षण है वो वहां के स्वतंत्रता सेनानी है उनके परिवारों को दिया गया। जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे उस समय 1947 में दो देश बने, एक तो भारत था एक पाकिस्तान था, लेकिन जो बांग्लादेश है उस बांग्लादेश को पाकिस्तान को दिया गया था क्योंकि यहाँ पे 83% मुस्लिम आबादी है। इस वजह से उस समय ये जो देश था ये पाकिस्तान के अधीन था, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, इस वजह से उस समय बांग्लादेश आजाद नहीं हो पाया था, लेकिन लगातार वहां पे बांग्लादेश ने विरोध किया कि हम आजाद होना चाहते हैं, हम हमारा नया देश बनाना चाहते हैं। इसी कारण 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश क्या हो गया? आजाद हो गया। इसी 1971 के संघर्ष में जो व्यक्ति भाग लिए थे उन व्यक्तियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया जाता है। कहां पे? बांग्लादेश में। उसके अलावा 10% जो आरक्षण है वो पिछड़े जिले वाले जो अपने भारत में होते हैं, जैसे जनजातीय क्षेत्र वाले इलाके, वैसे यहाँ पे है 10% आरक्षण पिछड़े जिलों वालों लोगों को दिया गया, 10% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 5% धर्म के आधार पर और 1% दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया था। लगभग 56% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अब वहां के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था गलत है, आप इसको हटाओ। क्या हुआ था? कुछ समय पहले जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है उन्होंने ये जो 30% आरक्षण है इसको खत्म कर दिया था। इस 30% आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद व्यवस्था अच्छी चल रही थी, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट ने, जो वहां का कोई राज्य का हाई कोर्ट था, उसने इसको वापस लागू कर दिया। अब ये कोर्ट केस गया कोर्ट में जाने के बाद कल बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को हटा दिया है और जो पहले की व्यवस्था थी वो लागू कर दी है। अब उम्मीद है कि बांग्लादेश में हालात सामान्य हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, थोड़ी सी बात करते हैं अब बांग्लादेश की आजादी की। 1971 में शेख मुजीबर उर रहमान, इन्हीं की पुत्री है कौन? शेख हसीना, ठीक है, ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बांग्लादेश घोषित किया 1971 में। ध्यान रखना, मेन बात यह है 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया। इसके बाद में युद्ध खत्म हुआ। देखो, भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। तो 16 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन विजय की विजय पूरा होने के बाद में बांग्लादेश में से पाकिस्तानी सेना को हटा दिया गया और बांग्लादेश को एक नया देश घोषित कर दिया गया। आगे देखिए, अब यहां से थोड़ी चर्चा करनी होगी अपने को बांग्लादेश से लगने वाली भारत की बॉर्डर के बारे में। ठीक है, देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1947 में विभाजन के समय बांग्लादेश पाकिस्तान में शामिल था, तब इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। इसका आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रखा गया। एक बात और यहां से ध्यान रखनी है, ये वाली देखो, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन भी लिखा है। ध्यान रखना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगान दोनों किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है वो 4096 किलोमीटर लगती है। सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश है बांग्लादेश। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर, असम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 और मेघालय के साथ 443। ये सीमा लगाता है बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्य। अब यहां से ध्यान रखना, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है? ऑप्शन में जीरो लाइन हो तो वो सही होगा। ठीक है, यहां से हो गई बांग्लादेश के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एमवीसी चेंज क्या है? ये जो एमवीसी चेंज नाम है वो किसका नाम है या क्या है? दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फेरी, फेरी का अर्थ होता है बोट, नाव। 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री फेरी। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ये 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक नाव है। कौन सी? एमवीसी चेंज। क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, जो आपको फोटो में दिख रही है यही है एमवीसी चेंज। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, एमवीसी चेंज दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है जो 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलती है, जैसे सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग में लॉन्च किया गया। अब यहां से क्वेश्चन बढ़ सकता है हाइड्रोजन ईंधन से। साइंस का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हाइड्रोजन ईंधन है वो कैसे बनाया जाता है? जल से हाइड्रोजन और जलवाष्प दोनों को अलग किया जाता है। किस प्रक्रिया से? इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें बिल्कुल सौर ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाता है। गर्म करके एक इलेक्ट्रोलाइसिस एक वो होता है, यंत्र होता है, उसके द्वारा हाइड्रोजन अलग होता है, जलवाष्प अलग होती है। इसमें कंप्लीट जो प्रक्रिया होती है उसमें 0% कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी कार्बन का जो एम्बिशन होता है वो 0% होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं 100% हाइड्रोजन ईंधन, बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन ईंधन। ठीक है, अब इसके बारे में और चीजें ध्यान नहीं रखनी अपने को, इतना ध्यान रखना है कि वे विश्व की
पहली क्या है, 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली वाणिज्यिक नाव। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है। अब यहां पे आपको क्लियर कर दूं मैं सबसे पहले, यूरोपीय यूनियन अलग है, और ये जो शब्द है यूरोपीय आयोग, इसे बोलते हैं यूरोपीय कमीशन। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन दोनों अलग अलग है। यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय यूनियन है, उसी का भाग है यूरोपीय आयोग। तो इसका नया अध्यक्ष बन गया है, वो किसे बनाया गया है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, बी है हन्ना बर्ग, सी है फ्लोरेंटिना पार्कर और डी है कमला हैरिस। ध्यान रखना, उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी यूरोपीय कमीशन का नया अध्यक्ष बना दिया गया। थोड़ी चर्चा कमला हैरिस के ऊपर करेंगे लास्ट में। आगे चलते हैं, देखिए ये जो फोटो में दिख रही है, यही क्या है, यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष है। देखो, यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की प्राथमिक कार्यकारी शाखा है। अभी बोला मैंने कि यूरोपीय आयोग यूरोपीय यूनियन की एक शाखा है, ठीक है। ये कैबिनेट सरकार के रूप में कार्य करती है, जिसमें आयोग के 27 सदस्य होते हैं। यूरोपीय आयोग में यूरोपीय जो संसद है, यूरोपीय संघ मतलब यूरोपीय यूनियन, इसमें भी 27 देश है, तो वो यूरोपीय आयोग के भी सदस्य होंगे। आयोग की जो अध्यक्ष है पुनः किसे चुना गया है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। यहां से चर्चा में जो आया है वो कौन है, यूरोपीय संघ। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, यूरोपीय आयोग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका अध्यक्ष का क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं यूरोपीय यूनियन के बारे में। यूरोपीय देशों को मजबूत करने के इरादे से बनाया गया है यूरोपीय संघ। कब बनाया गया, 1993 में, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, 27 देश संघ में शामिल है। अब इसका गठन कैसे हुआ, इसके लक्ष्य क्या है, वो आप आराम से पढ़ लेना। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत कम है। ये ध्यान रखना है कि यूरोपीय आयोग की स्थापना 1993 में, यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में, मुख्यालय ब्रुसेल्स में और 27 देश इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का। क्या क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किसने किया है। भारत के इस शहर में, भारत के एक शहर राजकोट में हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया है। वो किसने किया है, ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है गिरीश चंद्र मुर्मू और डी है ओम बिरला। तो हाल ही में भारत के जो मुख्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है सीएजी, उन्होंने गुजरात के राजकोट में सेंटर ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। क्या, देखिए ये क्या है क्या नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये एक सेंटर है जो कहां पे इसका उद्घाटन हुआ है, गुजरात के राजकोट में। ये क्या करेगा, जो फर्म लोन मतलब ये जितने इसके कार्य है ना, इन सब कार्यों को पूरा करेगा कौन, सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। देखिए अब यहां से अपने को ये पढ़ना है, मेन जो आने की संभावना है ना वो ये है, राजकोट गुजरात में स्थानीय शासन लेखा परीक्षा के लिए, यानी जो सेल्फ गवर्नेंस होती है, गांवों का जो शासन होता है उसका जो लेखा होता है, वहां पे जो बजट आता है, कितने रुपए खर्च हुए, कितने कहां खर्च होने, उसका जो परीक्षण करना है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। अब यहाँ से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चर्चा में आ गया, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। इससे देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, भारत का संविधान, भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। यानी क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान के किस भाग में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है, भाग 5 में। ठीक है, अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। यह क्या करता है, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह सार्वजनिक पर्स का संरक्षक होता है तथा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। सीधी बात ध्यान रखना, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो क्या करता है, जो देश का पूरा खजाना होता है, जो पैसा है, उसका रक्षक होता है कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उल्लेख किसमें है, भाग 5 में। किस अनुच्छेद तक, किस अनुच्छेद तक, 148 से लेकर 151 तक। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, 6 वर्ष के लिए और अधिकतम आयु है 65 वर्ष। ध्यान रखना इसकी नियुक्ति होती है 6 वर्ष की आयु अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सारी डिटेल। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा, ये भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, इनको वर्तमान में अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। जो फोटो में दिख रहे हैं यही है अमेरिका में भारत के नए राजदूत। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने
पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा नाम ध्यान रखना। अब यहां से चर्चा में आया है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। ये चर्चा में रहा है, 4-5 दिन से चर्चा में रहा है। कैसे चर्चा में आया? डोनाल्ड ट्रंप के बाद में। देखो, अमेरिका जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन पर हमला हो गया है एक चुनावी रैली में। क्या हुआ? ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है वहां के, ये एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय इनकी सभा से 400 मीटर दूर एक हमलावर ने इनके ऊपर फायरिंग की, 12 राउंड गोलियां फायरिंग करी, उसमें से एक गोली इनके कान के आगे लग गई। ठीक है, और कुछ गोलियां वहां पे जो दर्शक थे उनके ऊपर भी लगी, जिसके कारण 1-2 की मौत भी हो गई। इसके बाद में ये चर्चा में आ गया। अब देखो, कल अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनकी जगह जो चुनाव लड़ेगी वो कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस वर्तमान में वहां की क्या है? एक मंत्री है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है, कमला हैरिस। इनको चुनाव लड़वाएंगे कौन? वर्तमान जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के बोला कि अब की बार का जो राष्ट्रपति पद है वो पूरा करने के बाद मैं वापस चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक तरफ तो कौन है? कमला हैरिस, एक तरफ कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये दोनों आपस में चुनाव लड़ेंगे। कहां? अमेरिका में। अब चुनाव होंगे बाद में। इनके हमले की निंदा भी करी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे चलते हैं। देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहां की है? भारत ने पहली बार यूनेस्को का जो विश्व धरोहर का जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। और वो जो सम्मेलन है वो कौन सा है? 46वां है। वो कहां पे करेगा? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है चेन्नई, डी है बेंगलुरु। तो ये दिल्ली में इसकी मेजबानी करेगा। यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहां की है? नई दिल्ली में। ठीक है, देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। विश्व धरोहर समिति क्या है? विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर समिति की स्थापना 16 नवंबर 1972 को हुई थी। बेसिक डिटेल है जो ध्यान रखनी है। अब यहां से मेन जो बात रखनी है वो कौन सी है? यूनेस्को। किसके बारे में ध्यान रखना है? यूनेस्को के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा देख लीजिए। भारत विश्व धरोहर समिति की बैठक की 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और हमारी विश्व धरोहर संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगी, ये इसकी बैठक। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन यूनेस्को के ऊपर। ये देखिए भाई, यूनेस्को कौन सी है? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। फुल फॉर्म है यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा नाम है इधर इंग्लिश में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1945। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय कहां पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, ये किस किस क्षेत्र में काम करती है? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में ये क्या करती है? कार्य करती है। जो भारत है वो यूनेस्को का सदस्य कब बना? 1946 से ये। और वर्तमान में इसमें 195 सदस्य देश हैं। मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में। इतना इसके बारे में बेसिक डिटेल है यूनेस्को के बारे में। अब थोड़ी सी डिटेल देखते हैं भारत और यूनेस्को के बारे में। भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एसएससी यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म पूछती है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। यहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 33 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 2 सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार के हैं। यूनेस्को में सबसे पहले 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का लाल किला ये शामिल किए गए थे। तो क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वप्रथम यूनेस्को में शामिल होने वाले भारत के स्थल कौन कौन से हैं? आगरा का लाल किला, अजंता की गुफाएं, ताजमहल, उसके अलावा एलोरा की गुफाएं, ये 1983 में शामिल की गई थी। किसमें? यूनेस्को में। तो यहां से यूनेस्को का ये जो क्वेश्चन आए वो भी आप कर सकते हो। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, खेल से क्वेश्चन आते हैं तो पूछ सकता है। भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? मनोला मार्केज, सैयद अब्दुल रहीम, सुनील छेत्री और तालिमेरेन एयू। तो हाल ही में मनोला मार्केज को भारतीय जो पुरुष फुटबॉल टीम है उसका नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखना। ये जो आपको दिख रहे हैं ये भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच हैं। ठीक है, देखो
स्पेन के मनोला मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नेशनल कोच के तौर पर भूमिका संभालने से पहले मार्कोच आईएसएल इंडियन सुपर प्रीमियर लीग जो फुटबॉल की लीग होती है उसमें 2024-25 सीजन में एफसी गोवा यानी गोवा की जो टीम है उसके कोच भी बने रहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वर्तमान में या अभी अभी हाल ही में किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, मार्केज मनोला। कहाँ के हैं? स्पेन के। देखिए आगे चलते हैं। अब आज के जितने इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वो यही समाप्त होते हैं। जितनी न्यूज हेडलाइन थी वो मैंने इन्हीं न्यूज में कवर करवा दी है। यहाँ से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ में आपके लिए 2 क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है कि कमला हैरिस को अमेरिका में कौन सा पद दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो सुनील छेत्री हैं वो वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है या नहीं है, या अगर नहीं है तो भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना।